हेलो एवरीवन। आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास में फिर से वेलकम है। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ा था। उसी के बाद से हम आगे शुरू करते हैं। तो एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। एंड देन आफ्टर डच ब्रिटिशर्स आए थे। एंड इसके बाद आपकी डेनमार्क की कंपनी आई थी और फ्रांस आए थे। या इनका क्या था? अराइवल पीरियड था। लेकिन कंपनी कब बनी थी? सबसे पहले पुर्तगालियों की बनी थी, फिर ब्रिटिशर्स की बनी थी, फिर इंग्लिश की बनी थी, फिर डेनमार्क की बनी थी और फिर फ्रेंच की बनी थी। कौन थे? पी डी ई डी एफ। ये भारत कब आए थे? 1498 में। इनकी कंपनी भी कब बन गई थी? 1498 में ही। ठीक है। डच कब आए थे भारत? ये आए थे आपके भारत 1605 में। लेकिन इनकी कंपनी कब बनी थी? 1602 में। ये भारत कब आए थे? 1608 में। लेकिन इनकी कंपनी कब बनी थी? 1600 में। ये भारत कब आए थे? 1620 में। बट इनकी कंपनी 4 साल पहले बनी थी 1616 में। ये भारत कब आए थे? 1668 में। बट इनकी कंपनी कब बनी थी? 1664 में। ये इन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर कहाँ पे बनाया था? कोचीन, केरल में बनाया था। इन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर कहाँ पे बनाया था? मसूलीपट्टनम में बनाया था। इन्होंने भी अपना मसूलीपट्टनम में बनाया था। और आपकी जो डेनिश की कंपनी है, इन्होंने कहाँ पे बनाया था? ट्रेंक्योबार, तमिलनाडु में बनाया था। और फ्रांस ने सूरत में बनाया था। ठीक है। ये इनके इस तरीके से थी। और इसमें दो तीन चीज़ें और क्या थी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी? फ्रांसिसो द अल्मीडा ने। याद है? ये कौन था फ्रांसिसो द अल्मीडा? फर्स्ट गवर्नर था किसका? पुर्तगालियों का। ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि पोर्टुगीज में गोवा को कैपिटल किसने बनाया? तो गोवा को कैपिटल किसने बनाया था? आपका थर्ड गवर्नर नीनो द कुना ने। याद है? गोवा को पावर में सेकंड गवर्नर लेके आया था। उसका नाम क्या था? अल्फांसो अल्बुकर्क। गोवा को कैपिटल बनाया था नीनो द कुना ने। और इसको पावर में कौन लेके आया था? सेकंड गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क। उसके बाद आपने किसके बारे में पढ़ा था? डेनिश के बारे में। डेनिश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था। ये बाद में लाइक ट्रे टेक्सटाइल ट्रेड के लिए आई थी ये कंपनी, जो हमारी ये डच थी। फिर रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या हुआ था? बैटल ऑफ कर्नाटका हुआ था। और फिर ये भारत छोड़ के चले गए थे। कब चले गए थे? 1759 में चले गए थे भारत छोड़ के। ब्रिटिशर्स में मेन क्या था कि जब ब्रिटिशर्स की कंपनी आई तो यहाँ पे कौन था? राजा जहांगीर। जो रानी जो इनकी वहाँ की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। इन्होंने इसको कितने 15 ईयर्स की मोनोपोली दी थी। लेकिन जो किंग जेम्स थे, उन्होंने इनको लाइफ टाइम मोनोपोली दी थी, जो 1857 के बाद बदल जाएगी। राइट। उसके बाद ये आए कब थे? 1608 में। जाएंगे कब? 1947 में ये भारत छोड़ के चले जाएंगे, जब भारत को देश को आज़ादी मिलेगी। सबसे फर्स्ट सेटअप इन्होंने अपनी पहली वेस्ट इंडिया में फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करी थी? इन्होंने करी थी वेस्ट इंडिया में, सूरत में। और आपको क्या बताया था? इन्होंने कोलकाता में फोर्ट बनाया था अपना, कलकत्ता में। तो उस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। इम्पॉर्टेंट है, याद है? कब? जब औरंगज़ेब का टाइम आया था, औरंगज़ेब ने इनसे क्या किया था? 1668 में हुगली छीन लिया था, हुगली वाला मसूलीपट्टनम वाला एरिया। फिर 1698 में लाइक इन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी थी और इनको 3 गांव दिए गए थे। पहले का नाम क्या था? कैलीकट। दूसरे का नाम क्या था? सुबनसिटी, सॉरी शुतानती। और तीसरे का नाम क्या था? गोविंदपुर। कैलीकट, सुल्तानती और गोविंदपुर, इनसे इन्होंने क्या करे थे? 3 गांव बनाए थे। इन 3 गांव से इन्होंने कलकत्ता की स्थापना करी थी। और यहीं पे कलकत्ता में क्या हुआ था? फोर्ट विलियम बना था। उसके बाद याद करो, औरंगज़ेब के मरने के बाद 1717 में फर्रुख सियार ने एक शाही फरमान, रॉयल डिग्री दे दिया था। याद है? फर्रुख सियार ने क्या किया था? एक रॉयल डिग्री दे दिया था, जिसमें इनके पास इस रॉयल डिग्री के तहत 3000 रुपये में इनको क्या मिल गया था? 3000 रुपये में इनको मिल गया था बंगाल वाला रीजन। और 10,000 में मिल गया था इनको सूरत वाला रीजन। तो इस तरीके से इनका पूरे देश पे कब्जा हो गया था। फर्रुख सियार ने इनको क्या किया था? रॉयल डिग्री प्रोवाइड किया था। ठीक है। उसके बाद एक निशान भी था। निशान इनको किसने दिया था? निशान इनको शाह सूजा ने दिया था निशान। ठीक है। ये कब दिया था? 1651 में। इसमें क्या था?
ये भी ट्रेड परमिट ही था कि इसके तहत तुम क्या कर सकते हो, पूरे जो बंगाल वाला रीजन है उसमें अपना ट्रेड कर सकते हो। किसने दिया था इन्हें? शाह सूजा ने दिया था। फिर 1717 में इन्हें रॉयल डिग्री दे दिया था। उसके बाद एक फोर्ट बनाया था इन्होंने कैलकाटा में, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। अभी अभी बात करिए, दूसरा फोर्ट बनाया था इन्होंने कहाँ पे? मद्रास वाले रीजन में, जहाँ उस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम और फोर्ट सेंट जॉर्ज, इतना पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? 1661 में क्या हुई थी? कैथलीन के साथ शादी हुई थी चार्ल्स की। तो 1668 में ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया था कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? राज कर सकते हो। तो इनको क्या मिल गया था? मुंबई मिल गया था। और बाद में इन्होंने 1698 में, 1698 नहीं 1687 के आसपास जाके इन्होंने क्या किया था? मुंबई को अपनी कैपिटल बना लिया था, सेंटर बना लिया था बेसिकली। बस इतना पढ़ा था। एक फ्रेंच में पढ़ा था। फ्रेंच में क्या पढ़ा था? फ्रेंच के ये लोग कब गए थे? 1763 में। क्यों गए थे? क्योंकि 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। फर्स्ट में क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्सले शापेल हुई थी। दूसरे वाले में क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी। और थर्ड वाले में क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। फर्स्ट वाले कार्नेटिक वॉर का रीज़न क्या था? फर्स्ट वाले का रीज़न था आपका कि सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वाला था। और इसमें आपकी हैदराबाद की कंट्रोवर्सी थी। और आपकी पेरिस वाले में क्या हुआ था? यूरोप में 7 यूरोपियन कंट्रीज़ में ही वॉर चल रहा था, 7 ईयर वॉर चल रहा था, जिसके तहत ट्रीटी ऑफ पेरिस की गई थी। तो फिर 1763 में इन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ा था। आज से हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने आप लोगों को? 1707, जब औरंगजेब मर गया था। 1707 से लेके 1947 तक। तो अब 1707 कौन है इस टाइम? इंडिया पे किसका राज चल रहा है? ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर अपना राज कैसे फैलाएगा, किस तरीके से, वो सारा पढ़ेंगे। मतलब इस वाली क्लास में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। पिछली बार क्लास की हमने देख लिया था और वो हमने रिवीजन भी कर लिया। फटाफट अब शुरू करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो देखो, हमने क्या किया था? ये ईस्ट इंडिया, हमने क्या देखा था? जो नवाब थे बंगाल, मतलब इन्होंने बंगाल की साइड अपना किस तरीके से किया था? याद करो, 1717 में इनको रॉयल डिग्री मिल गई थी। तो आज यही देखेंगे कैसे इन्होंने बंगाल में अपना एक्सपेंशन किया था। तो बंगाल वाला रीजन कौन सा है आपका? वो पूरा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा। तो ये जो आपका रीजन है बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ये आपका बिहार वाला रीजन, और पूरा उड़ीसा वाला रीजन आपका क्या आ जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये आपका बंगाल के अंदर आता है। तो अभी कौन चल रहा है? किसका राज चल रहा है? अभी चल रहा है औरंगजेब का राज। तो इसमें कौन था? एक था फर्रुखसियार। याद है फर्रुखसियार? फर्रुखसियार ने क्या किया था? मुर्शिद कुली खान को सूबेदार बनाया था। मुर्शिद कुली खान को कब बनाया था? जब औरंगजेब मर गया था 1707 में। तो फर्रुखसियार ने क्या किया? सूबेदार बनाया। किसको बनाया? मुर्शिद कुली खान को। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि मुगल एम्पायर का लास्ट सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खान। क्यों? क्योंकि वो मर गया है ना। फिर 1707 के मरने के बाद यही जो आपके मुर्शिद कुली खान है, जो इसके बाद जितने भी बनेंगे ये सारे नवाबों में बदल जाएंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर 1707। तो मुर्शिद कुली खान से हम अब कौन हो जाएंगे? नवाब बनने शुरू हो जाएंगे बंगाल में। तो सबसे पहला जो नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान।
और उसके बाद आपका कौन आएगा नवाब, अलीवर्दी खान। तो जो इसमें मेन है वो हम पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खान था, अलीवर्दी खान था, और उसके बाद था सिराजुद्दौला। बहुत इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला, हु इज़ ही एंड इन्होंने क्या किया था, अभी इसी के बारे में देखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मीर जाफिर और मीर कासिम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मीर जाफिर और मीर कासिम। और मीर जाफिर मीर कासिम के बाद कौन आएगा, निज़ामुद्दौला और मुबारकुद्दौला। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिराजुद्दौला है, मीर जाफिर है और मीर कासिम है। तो देखो सबसे पहला नवाब कौन है इस टाइम बंगाल का, इस टाइम सबसे पहला नवाब है मुर्शिद कुली खान। तो याद है मुर्शिद 1707 के टाइम पे उनकी डेथ हो गई है। 1717 में 1717 में इनको रॉयल डिग्री मिल चुकी है। किनको, ब्रिटिशर्स को। तो रॉयल डिग्री में क्या था कि ये कहीं पे भी ट्रेड करेंगे और इनको कोई वो बस 3000 और 10,000 रुपये इनका फिक्स था, वही दिया था इन्होंने। और तो जो ये मुर्शिद कुली खान था, इसने क्या किया था, इनकी कैपिटल पहले ढाका थी, इन्होंने ढाका से अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद ले गए थे। मुर्शिदाबाद, ठीक है, मेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इनके टाइम की बस एक यही बात रखना। और बाकी की जितने भी नवाब है ना, ये इस रॉयल डिग्री के मारे परेशान थे, दुखी थे ये। तो इसी की वजह से हमें बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। फिर मुर्शिद कुली खान के बाद कौन था, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने क्या किया था, मुगल एम्पायर तो अभी भी चल रहा है। 1707 में औरंगजेब मर गया, तो इन नवाबों को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। किसको, मुगल्स को। तो अलीवर्दी खान ने क्या कहा था, हमारा अपना शासन है, तो इसने रेवेन्यू देना बंद कर दिया था मुगल्स को। बंगाल वाले एरिया का जो कर आता था वो नहीं देता था, किसको, मुगल्स को। तो फिर आगे इसकी वजह से लड़ाई वगैरह भी हुई थी, तो बस इतना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और अलीवर्दी खान ने क्या कहा था कि ब्रिटिशर से पंगा लेना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। तो उन्होंने क्या कहा था ब्रिटिशर्स को कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। तो किसने कहा था, ये अलीवर्दी खान ने कहा था। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखेंगे, थर्ड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के टाइम पे ही दो घटनाएं हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है सिराजुद्दौला के टाइम पे। क्या क्या, पहली घटना हुई है इसकी ब्लैक होल की, और दूसरी घटना हुई है इसके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी। दोनों इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी भी और ब्लैक होल भी। ठीक है, ब्लैक होल फिनोमेना में क्या हुआ था, ये क्या कर रहे थे, बंगाल वाले रीजन में क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपना फोर्ट बना रहे थे। और सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था, तो उसने मना किया, लेकिन स्टिल वो बना रहे थे। तो उसने क्या किया था, जितने भी ये फोर्ट बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे, काम कर रहे थे, उनको एक कमरे में जाके बंद कर दिया था। तो ये टोटल 146 लोग थे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कमरा था, और उसमें जाके उन सबको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो जब ये रूम खोला गया तो इन 146 में से 23 लोग तो क्या हो गए थे, मर गए थे। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब क्या है, वो जो छोटा सा कमरा था उसकी बात करी गई है, दैट इज ब्लैक होल फॉर्म, ब्लैक होल फेनोमेना। तो ये कब हुआ था, ये वाला इंसिडेंट, ये हुआ था 20 जून 1956 में, 20 जून 1956 में। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ब्लैक होल की वजह से क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स डर गए थे। तो ये कहाँ पे जाके छुपे थे ब्रिटिशर्स ने रेफ्यूज लिया था फुल्टा द्वीप में। कहाँ पे, फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप में ये कहाँ पे जाके क्या था, इन्होंने शरण लिया था। फिर इसी के बाद क्या होगा, अब बैटल ऑफ प्लासी भी देख लेंगे, 23 जून 1957, पूरे एक साल बाद क्या होगा, प्लासी का युद्ध होगा। समझ में आया ब्लैक होल फिनोमेना क्या है। ब्लैक होल फिनोमेना कब हुआ, 20 जून 1956 को।
146 लोग थे, उसमें से 23 क्या बचे थे, जिंदा बचे थे, लिव। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1957 को हुआ था। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या था ये। तो अब ये इतनी बड़ी ब्लैक होल फिनोमेना हुआ है, ब्लैक होल जैसी कोई घटना हुई है, तो इससे इनको तो पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था ब्रिटिशर्स को। तो इसका बदला लेने के लिए ये बैटल ऑफ प्लासी रचा गया था। अभी था क्या इसमें देखेंगे, एक गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बहुत इंटेलिजेंट हैं ये, इनका नाम तो बहुत जगह आएगा तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला था ना, सिराजुद्दौला के कुछ आदमियों को अपने फेवर में कर लिया। वो कौन आदमी थे, ये वो 3 आदमी थे। कौन कौन थे, एक तो था मीर जाफिर, एक तो था घसीटी बेगम, कौन थी, घसीटी बेगम, और एक था अमीर चंद। और मीर जाफिर तो मतलब लाइक बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसने इनको क्या किया, अपने तीनों को फेवर में कर दिया। और मीर जाफिर को क्या लालच दिया कि अगला नवाब मैं तुझे बनाऊंगा। तो ये तीनों क्या हो गए इसके। तो सिराजुद्दौला तो श्योर था कि भाई हम तो फाइट जीतेंगे। तो फिर शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की डेट याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1957। लेकिन इसको तो धोखा देने वाले हैं, ये 3 धोखा देने वाले बैठे हुए थे। तो ये क्या करेंगे, बीच युद्ध में इनको क्या दे देंगे, धोखा। तो इससे क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला की हार हो जाएगी और रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। समझ में आया। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही असल मायने में क्या कहा गया है, याद रखना ये पॉइंट भी। रॉबर्ट क्लाइव आप लोगों का क्या है, फाउंडर है। किसका फाउंडर है, ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था, लाइक मीर जाफिर तो इनके वैसे ही उसमें था। एक सेकेंड, देखो। तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफिर को क्या बना दिया जाएगा, अगला नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। लेकिन दिक्कत क्या है, मीर जाफिर भी इनसे परेशान हो जाएगा। मीर जाफिर को क्या था, मीर जाफिर फिर एक टाइम आएगा इससे इनसे दुखी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, मीर जाफिर को हटा के किसको बना देंगे, मीर कासिम को बना देंगे नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफिर तो इनका बिल्कुल पपेट था, और फिर बाद में बेचारा दुखी तो हुआ ही होगा। तो फिर मीर जाफिर को हटा के किसको बना दिया, मीर जाफिर के बारे में बस इतनी बात ध्यान रखनी कि बैटल ऑफ प्लासी में इसने क्या दिया था, मीर जाफिर ने धोखा दे दिया था। तो मीर जाफिर के बाद कौन बनेगा, मीर कासिम। देखिए हम मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। मीर कासिम नेक्स्ट नवाब है। मीर जाफिर तो फिर भी दबा दबा सा रहता था, मीर कासिम नहीं था। तो मीर कासिम का क्या था कि भाई मैं तुम्हारे ऐसे दबके नहीं रहूँगा। तो मीर कासिम अपना शुरू करता है। मीर कासिम का टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ही पूरे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब, ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1764 में क्या हुआ था, ये बक्सर कहाँ पे पड़ता है, बिहार वाले रीजन में आता है। तो ये जो आपका 64 में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट ये मान लो 8 ईयर्स के बाद आपका क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हो गया था। अब इसमें पहले कौन था, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस मीर वो सिराजुद्दौला। लेकिन बक्सर के टाइम पे आ जाएंगे हेक्टर मुनरो, ये अब गवर्नर बन गए हैं वहाँ के, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की लड़ाई किस किस के साथ होगी, एक तो मीर कासिम था। मीर कासिम कौन था, नवाब था बंगाल का। उसके अलावा मीर कासिम ने उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल के जो एम्परर थे वो थे शाह आलम, उनको भी अपने साइड कर लिया था। उसको क्या कहा था कि भाई तुम इसके साथ हमारे साथ इन्हीं के साथ दब के रहोगे। तो ये रीज़न था मुग़ल एम्पायर शाह आलम को। और अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला। कौन थे, सुजाउद्दौला।
इनको भी क्या कर लिया था, अपनी साइड कर लिया था। कौन कौन है, मीर कासिम है, और मुगल के एम्पायर शाह आलम है, और अवध की सुजाउद्दौला है। एक तरफ थी हेक्टर मुनरो पूरी ब्रिटिशर्स, और एक थे ये तीनों और इनकी सेना है। तो बहुत अच्छा था ये युद्ध, बट स्टिल यहाँ पे किसकी हार हो जाती है, हेक्टर मुनरो जीत जाता है, और इन सब की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो इसके बाद क्या होंगी, इसके बाद ट्रीटी होंगी, ठीक है। तो ट्रीटी करने के लिए फिर से किसको बुलाया जाता है, ट्रीटी करने के लिए फिर से वो जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, फाउंडर ऑफ मतलब रियल फाउंडर माना जाता है उसको ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो क्यों, क्योंकि उसने एक्सपेंशन में बहुत मदद करी थी। दोबारा से लड़ाई किसके साथ हुई है, हेक्टर मुनरो के साथ, लेकिन ट्रीटीज़ होंगी, क्योंकि वो हार चुके हैं। तो ट्रीटीज़ के लिए किसको बुलाया जाएगा दोबारा से, रॉबर्ट क्लाइव को। पहली ट्रीटी हुई थी, और ये युद्ध कब हुआ है, 1764 में। पहली ट्रीटी होगी 1765 अगस्त में, ठीक है। ये कब हुई है, 12 अगस्त को। दूसरी ट्रीटी भी 1765 में होगी, ये भी अगस्त में होगी, लेकिन ये होगी कब, 16 अगस्त को। फर्स्ट ट्रीटी को, ये थी आपकी फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये क्या होगी, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इनके नाम है ये, याद रखना, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, किसके साथ हुई है ये ट्रीटी। फर्स्ट ट्रीटी हुई है जो आपके मुगल एम्परर थे शाह आलम, जिन्होंने युद्ध में साथ दिया था, और जो अवध के नवाब थे, नहीं अवध के नहीं, जो वो जो आपके मीर कासिम थे उसको तो हटा ही दिया गया, तो नया नवाब कौन बना, निज़ामुद्दौला। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ठीक है पढ़ लेना। नया नवाब कौन बना, निज़ाम उद्दौला। किसके साथ होती हैं दोनों ट्रीटी, ये बंगाल के नवाब हैं, ये मुगल एम्पायर के हैं शाह आलम, और ये बंगाल नवाब है। किसके साथ हुई है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। जो मुगल एम्परर थे, कौन थे मुगल एम्परर, शाह आलम। इनको मुगल एम्परर का, मुगल एम्पायर, ये मुगल एम्परर जैसा पद ही ख़त्म कर दिया गया, और शाह आलम को क्या कहा गया कि अब से हम आपको 26 लाख की पेंशन देंगे। तो सबसे पहला एम्परर कौन था, फर्स्ट मुगल एम्परर जिसको पेंशन मिलती थी, फर्स्ट पेंशनर कह सकते हो, या फर्स्ट मुगल एम्परर जिसको पेंशन मिलती थी, वो कौन था, शाह आलम था, ठीक है। तो इनको कितनी पेंशन दी गई, इनको कहा गया कि आप जाओ, हम आपको 26 लाख रुपए हर साल के दिया करेंगे। और निज़ामुद्दौला को क्या कहा कि अब से आप क्या हो, बंगाल के नवाब हो, और बंगाल में क्या शुरू हो जाएगी, डायरकी शुरू हो जाएगी। अब ये क्या होता है, अभी ये पढ़ेंगे डायरकी। उसके बाद दूसरी ट्रीटी हुई थी, वो जो दूसरे ने साथ दिया था वो कौन था, अवध का नवाब था, कौन था वो, सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला के साथ होगी रॉबर्ट क्लाइव की। इसमें क्या होगा, सुजाउद्दौला के साथ उनसे कहा गया कि हम अवध में क्या करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, टैक्स फ्री, मतलब हम ट्रेड करेंगे और हम एक भी पैसा नहीं देंगे। ट्रेड कैसा करेंगे, टैक्स फ्री। उसके अलावा हमारी जो इंग्लिश आर्मी है, मतलब जो हमारी है ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है, उसका रहना सहना कौन देखेगा, अवध। पूरा एक्सपेंस कौन देखेगा, कौन देगा, एक्सपेंस ऑन ब्रिटिश आर्मी, अवध। उसके बाद यहाँ पे मेन तो दो चीज़ें थी कि यहाँ पे हम टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, और एक्सपेंशन जो हमारी ब्रिटिश आर्मी है उसका पूरा ख्याल अवध के खर्चे पे जाएगा। उसके बाद क्या शुरू हो गई थी, डायरकी शुरू हो गई थी बंगाल में, जो यहाँ पे सुजाउद्दौला। अब ये डायरकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्होंने सुजाउद्दौला को एक सेकेंड, ये जो इन्होंने निज़ामुद्दौला को यहाँ का नवाब बनाया है, तो डायरकी क्या थी, इसमें क्या था कि एक तो
इन्होंने दो हिस्से में बांट दिया कि भाई पैसे वैसे तो हमें मिलेंगे और ख्याल आपको रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि एक तो था एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है अभी बताती हूँ। एक था आपका एडमिनिस्ट्रेशन और एक था आपकी दीवानी, या फिर उसे क्या कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी देखेगी। दो पद ला दिए गए, एक तो नवाब। तो इसका मतलब क्या है कि सारा खर्चा, सारा कर वर तो हमारे पास आएगा, और हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो डायरकी से की वजह से क्या आएगा भाई, अगर इनके पास पैसे होंगे, जो आपकी जो टर्शरी एक्टिविटीज़ आती हैं, मतलब सबका ख्याल व्याल रखना है, वो तो यहाँ के लोगों को देखना है, उनकी सेना को भी यहाँ के लोगों को देखना है। लेकिन पैसे किसके पास जा रहे हैं, पैसे सारा कौन लेके जा रहा है, ब्रिटिश की कंपनी। जो मनी पावर थी सारी किसके पास जा रही है, ब्रिटिश कंपनी के पास। और ख्याल किसको रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन किसको देखना है, नवाबों को। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, नवाब। और ब्रिटिश की कंपनी क्या कर रही है, सारी मनी पावर इनके पास जा रही है। तो फिर क्या होगा, दुर्दशा हो जाएगी। जब पैसे ही नहीं होंगे नवाबों के पास तो वो कैसे करेंगे, इनसे मांगेंगे जाके, फिर वही। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो बंगाल की क्या होने लग गई थी, धीरे 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 दुर्दशा होने लग गई थी। बंगाल की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। किस में आ गया था बंगाल, बहुत ही बैड कंडीशन में आ गया था। मतलब प्लाइट ऑफ बंगाल, दैट इज प्लाइट ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछेंगे 1700, ये आपकी कब हुई है, 1765 में हुई है ट्रीटी, ऑलमोस्ट अब से 7 साल बाद तक, ठीक है। 1772 बंगाल एकदम बुरी कंडीशन में चला गया था, दैट इज प्लाइट ऑफ बंगाल। तो ये जो डायरकी सिस्टम है, ये क्या करेंगे आके, 1772 में वॉरेन हास्टिंग गवर्नर बनेंगे, और फिर जाके वो क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। वॉरेन हास्टिंग जो आएंगे वो क्या करेंगे, इस डायरकी के सिस्टम को ख़त्म करेंगे। डायरकी क्या हो जाएगी, एबॉलिश। समझ में आया। और 1773 में क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, वो तो अभी देखना है हमें आगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपना बंगाल में राज किया था। अब इसके बाद हम कल चलेंगे कर्नाटक वाले मैसूर वाले रीजन में। तो आज हमने कौन सा रीजन कवर कर लिया, आज हमने बंगाल का रीजन कवर कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। एक बार फटाफट देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या देखा, बंगाल में इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, बंगाल में किस तरीके से आई ये, तो एक बार देखेंगे हम। बंगाल में सबसे पहले 1707 में औरंगज़ेब क्या हो गया था, मर गया था। तो औरंगज़ेब के बाद जो बंगाल थे, बंगाल में किसका शासन बनने लग गया था, नवाबों का। उससे पहले कौन होते थे, सूबेदार होते थे। तो जो पहला नवाब है और जो लास्ट सूबेदार है वो एक ही है, और वो कौन है, मुर्शिद कुली खान है। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल ढाका से कहाँ ले गए थे, मुर्शिदाबाद ले गए थे। और 1717 में फर्रुखसियार ने क्या किया था, रॉयल डिक्री दी थी। और तो फिर ये आगे जितने भी नवाब आएंगे वो सारे इससे दुखी हैं। तो सबसे पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन थे, अलीवर्दी खान थे। फिर थर्ड नंबर पे कौन थे आपके, थर्ड नंबर पे आपके थे सिराजुद्दौला। फोर्थ नंबर पे आपके कौन है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफिर। मीर जाफिर के बाद कौन है, मीर कासिम। और इसके बाद कौन आए थे, नवाब निज़ामुद्दौला, ठीक है, निज़ामुद्दौला। और सिक्स्थ नवाब भी आए थे आपके, ये कौन थे, मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला एक बार फटाफट देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल चेंज करी थी। अलीवर्दी खान ने क्या किया था, जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल एम्परर्स थे, उनको टैक्स देने से मना कर दिया था। उसके बाद कौन आए थे, ये सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला लाइक बहुत इसी के टाइम पे एक तो ब्लैक होल फिनोमेना हुआ था, कब हुआ था, और उसके बाद आपका बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था। ब्लैक होल फिनोमेना की अगर मैं बात करूँगी और बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था आपका 1757 में 23 जून को, और ये हुआ था आपका 1756 में, ठीक है। ये फिर क्या होगा, इसके बदले में
ये बैटल ऑफ प्लासी करेंगे ब्लैक होल फिनोमेना के उसमें ही। और इसमें क्या हुआ था, 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे बैटल ऑफ प्लासी के तहत। बैटल ऑफ प्लासी में 3 लोगों ने धोखा दिया था इसको। कौन कौन थे वो, एक तो था मीर जाफिर, एक थी घसीटी बेगम और एक था अमीर चंद। फिर मीर जाफिर को क्या बना दिया गया, नवाब। लेकिन फिर मीर जाफिर को ये कह के हटा दिया गया कि तुमसे प्रशासन अच्छे से संभल नहीं रहा है। फिर मीर जाफिर के बाद कौन आया, मीर कासिम। तो मीर कासिम तो लाइक इनके सख्त खिलाफ ही था ब्रिटिशर्स के। तो इसके टाइम पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर में 3 जगह के नवाब थे। कौन कौन थे, एक तो अवध के थे, एक हमारे मुगल एम्पायर थे और एक बंगाल के थे। अवध के एम्पायर का नाम क्या था, सुजाउद्दौला। मुगल एम्पायर कौन थे, शाह आलम। और आपके बंगाल के नवाब कौन थे, ये आपके थे मीर कासिम। तो इसके बाद ये लोग हार गए। जो पहली लड़ाई हुई थी किसके साथ हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, ये हुई थी आपकी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ये वाली किसके साथ हुई थी, हेक्टर मुनरो के साथ। लेकिन ट्रीटी करने के लिए किसको बुलाया गया था, ट्रीटी करने के लिए बुलाया गया था आपके अगेन रॉबर्ट क्लाइव साहब को। 2 ट्रीटी हुई थी। फर्स्ट ट्रीटी इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ था, शाह आलम के पद को, मुगल एम्परर के पद को ख़त्म कर दिया था। और फर्स्ट मुगल एम्परर जिनको पेंशन मिलती थी वो शाह आलम ही थे। और सेकंड आपके कौन थे, मीर कासिम को हटा के निज़ामुद्दौला को बना दिया गया था। और यहाँ पे डायरकी शुरू हो गई थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर और दीवानी पावर अलग अलग हो गई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन सारा किसके पास था, नवाबों के पास था। और पैसे किसको मिलते थे, सारे ब्रिटिशर्स को मिलते थे। और दूसरी ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके अंदर वहाँ पे क्या था, सुजाउद्दौला जो आपकी सेकंड ट्रीटी हुई थी, सारा खर्चा कौन देखेगा, अवध देखेगा। और अवध के अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकेंगे, वो एक भी पैसा नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से फिर 1772 तक आते आते क्या हो जाएगी, डायरकी की वजह से बंगाल की दुर्दशा आ जाएगी। और फिर 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, वॉरेन हेस्टिंग आके क्या करेगा, डायरकी को ख़त्म करेगा। ये आपकी बंगाल की कहानी थी। होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।